वेलकम टू चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि पता होगा अभी एनसीईआरटी का आप लोग का एमसीक्यूज का यहाँ पे सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो इस सीरीज का ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले मैं 2 वीडियो में क्लास 6 का और क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में आपको करा दिए थे। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 में देखेंगे क्या कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यूज दिया गया है। जैसे ही आइएगा तो इसमें चैप्टर्स देख सकते हैं। जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर संसाधन नाम है और संसाधन करके यहाँ पे ABC तीन चैप्टर आते हैं, जिसमें पहला में मृदा वगैरह के बारे में पढ़ना है, दूसरा में वन्य प्राणी जीव के बारे में पढ़ना है और जो तीसरा है उसमें खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना है। फिर आता है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय कृषि, इसको पढ़ना है। फिर पढ़ना है उद्योग, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे देख लिए होंगे। एक एक करके हम चलते हैं और सारा चीज को आपको हम बताते चलते हैं क्या कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। क्लास 8 में जो पहला चैप्टर यहाँ पे है उसका नाम है संसाधन, ठीक है। पहला सवाल इसमें आता है कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। आपको पता होगा प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन को बोलते हैं जो कि प्रकृति में मतलब मौजूद रहती है, उसको किसी मानव के द्वारा नहीं बनाया गया होता है। तो पूछ रहा है प्राकृतिक संसाधन, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा भूमि। तो यहाँ पे भूमि तो कोई मानव ने बनाया नहीं है, तो ये बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे आता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। सूर्य देखिएगा तो ये प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी है, जल भी है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो दिया गया है हवाई जहाज। हवाई जहाज यह संसाधन नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पे निकल कर आता है। अगला जो सवाल यहाँ पे दिया गया है कि केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। तो याद रखिएगा जो ये थोरियम है ना, ये थोरियम अनवीकरणीय संसाधन है, यहाँ पे ये रिन्यूएबल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो याद रखिएगा थोरियम का एक जो अयस्क हमेशा पूछा जाता है उसको मोनाजाइट है। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो है थोरियम का। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तकनीक आवश्यक है, आवश्यकता आवश्यक है या ज्ञान आवश्यक है। तो याद रखिएगा कोई भी संसाधन के लिए कब जरूरी होगा, जब उसका जरूरी पड़ेगा कि नहीं ये हमको चाहिए होगा, या फिर उसके बाद जब चाहिए होगा उसके बाद हमको उस चीज के बारे में ज्ञान होगा, उस बारे में तकनीक पता होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, ये आपका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे जो भी लोग यहाँ पे आप लोग तैयारी कर रहे थे और सोच रहे थे कि हम बीपीएससी का सिलेक्शन किट परचेज करेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो इस पे अभी जो चल रहा है ना वो ऑफर चल रहा है। अगर अभी परचेज करते हैं तो मात्र 149 में यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि आपका बिहार शिक्षक बहाली के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सारा नोट्स आपको मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है, TRE 1, 2, 3 के क्वेश्चन मिलते हैं, करंट अफेयर मिलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मिलते हैं। तो एक कंप्लीट यहाँ पे स्टडी किट हो जाता है, तो जिसको आप पढ़कर अच्छे से मार्क्स वहां पे ले सकते हैं। याद रखिएगा ये जो ऑफर प्राइस चल रहा है वो आपको 30 जून तक है, तो अगर खरीदना होगा तो आप इससे पहले खरीद लीजिएगा। इसको परचेज कैसे करना है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दूंगा एप्लीकेशन का। आप जाकर एप्लीकेशन पर वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके और आप इसको पे करके वहां से कर सकते हैं। याद रखिएगा जब आप वहां पेमेंट कीजिएगा ना, तो पेमेंट पेज के ऊपर में आपको न्यू 50 जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आप लोग वहां पे जरूर कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा न्यू 50। अदरवाइज आपको ये ऑफर का लाभ नहीं मिल पाएगा, तो वहां पे न्यू 50 आप लोग अप्लाई कीजिएगा, ये किट मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ में। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 के कॉम में अगर क्या आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि उसका चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो याद रखिएगा जो पृथ्वी पर स्थल का भाग है वो 29% है, बाकी जो 71% है ना ये वाटर है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो 29 यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे आता है कि विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ पे मिलती है। तो जो सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या मिलती है ना वो मैदानों में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे ये राइट आंसर होता है। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग देख सकते होंगे। क्या सवाल दिया गया है कि भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है। तो ये जो भूमि संबंधी आंकड़े जो रखता है ना, भू राजस्व विभाग रखता है, जो केंद्रीय भू राजस्व विभाग है। तो ये यहाँ पे ये बिल्कुल सही होगा। इसका जो भू राजस्व विभाग का अपना राज्य का अलग होता है और सेंट्रल का भी अलग होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि भूमि उपयोग के
कुल कितने प्रमुख वर्ग है? तो जो इसका उपयोग के लिए जो वर्ग बनाए गए ना वो 5 वर्ग बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। और फिर अगला सवाल दिया गया है कि मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा इसमें 3 से 4 स्तर पाए जाते हैं। मैंने 2-3 बुक्स चेक की हैं, सब में 3 या 4 यहाँ पे स्तर बताए जा रहे थे। तो याद रखिएगा इसमें जो पाए जाते हैं 4 स्तर, जो आपका यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया था वो 4 स्तर दिया गए थे। बाकी बहुत सारे बुक्स में मैंने और भी इसको देखे तो 3 और 4 दोनों वहां पे आंसर दे रहा था, लेकिन जो एनसीईआरटी दे रहा है वो 4 दे रहा है। आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? तो जो समोच्च रेखीय कृषि का रहता है ना, जब वहां पे मिट्टी का कटाव होने लगता है तो उससे बचने के लिए यहाँ पे समोच्च कृषि किया जाता है। जैसे कि अगर ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए ये किया जाता है। अगला सवाल आता है कि रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? जैसा कि पता होगा जो जल H2O हम लिखते हैं इसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ पे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर सवाल आता है 8वां नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया है? इनमें कौन एक महासागर नहीं है? अंटार्कटिक, आर्कटिक, हिंद या प्रशांत? आपको पता होगा हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है और आर्कटिक महासागर है। तो जो अंटार्कटिका है ना ये महादेश है आपका, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। बीपीएससी सिलेक्शन किट के बाद जो सबसे ज्यादा लोगों ने डिमांड किया ना, तो सब पूछ रहे थे लोग कि सर हमको 11th और 12th का यहाँ पे नोट चाहिए। यानी कि जैसे कि पता होगा जो बीपीएससी का सिलेक्शन किट है उसमें तो मैं 10th तक की जो सिलेबस था आपका बस उतना ही नोट्स प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन जिनको भी 11th और 12th का स्पेशली नोट चाहिए ना, जिसका मतलब सब्जेक्ट देख सकते हैं हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ये सारा का सारा यहाँ प्योरली यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड मैं यहाँ पे नोट्स रेडी कर दिया हूँ, जो कि सोशल साइंस के लिए आपका होने वाला है। इसमें आपका जूनियर लेवल, टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल और यहाँ पे जो पीआरटी के लिए भी है, तो पीआरटी के लिए भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपका 11th 12 से, उसके लिए भी उपयोगी है। आपको इसको खरीदना कैसे? मैं लिंक में एप्लीकेशन का वहां पे लिंक दे दूंगा, एप्लीकेशन का लिंक, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर कि आप अभी परचेज कीजिएगा ना तो आप मात्र 149 में इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो प्राइस का ऑफर है, मतलब ऑफर प्राइस जो है वो 30 जून के लिए ही वैलिड है, जो कि जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी में मिल जाते हैं कि मतलब उसका समरी के तौर पे। तो ये आपको है, इसमें आपको ये 3 का पीडीएफ मिलते हैं, यानी कि पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के मिलते हैं। बाकी जिनको भी डेमो देखना होगा किस तरीके के नोट्स हैं तो एप्लीकेशन पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में उसका डेमो देख सकते हैं वहां पे। चैप्टर 1 का दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है चैप्टर है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। पहला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो जब सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्रफल है ना वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है कि विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? तो जो विश्व में है यहाँ पे 10 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं वनस्पति की, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल आता है, कौन सा सवाल है? जैसे कि यहाँ पे देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक सेकेंड, दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा जो वहां पे वन पाए जाते हैं ना वो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है कि उभयचर जीव कौन सा है? केचुआ है, कौवा है, बाघ है, कछुआ है? तो कछुआ यहाँ पे उभयचर जीव है। और कछुआ से एक और सवाल पूछा जाता है कि कछुआ के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा जो उसके हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या पाया जाता है वो 4 जोड़ा पाया जाता है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ये कोष्ठक की संख्या है उसके हृदय में। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर आता है यहाँ पे नेक्स्ट जो सवाल है 5वां नंबर क्वेश्चन, जैसे कि देख सकते हैं क्या दिया गया 5वां नंबर में कि इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो बंगाल टाइगर जो है भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय पशु है, आप लोग याद रखिएगा। इसको भारत का राष्ट्रीय पशु कब बनाया गया था? सवाल अगर ये पूछ देगा तो हमारे बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। तो याद रखिएगा ये जब बनाया गया था वो 18 नवंबर
1974 ईस्वी में यहाँ पे इसको बनाया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आइएगा तो यहाँ पे जैसे कि देखिएगा दिया गया है कि रेड डाटा बुक क्या है। तो जैसे कि पता होगा आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को, जो रेड डाटा बुक होते हैं ना, वो होते हैं यहाँ पे जो विलुप्त हो रहे होते हैं प्राण, जो विलुप्त हो रहे होते हैं जीव, उसका एक लिस्ट बनाया जाता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन में कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है। तो जो वर्तमान में एग्जैक्ट नंबर में देखिएगा ना कितनी संख्या यहाँ पे है, तो याद रखिएगा 106 नंबर में। ऐसे तो आप बुक्स पढ़िएगा एनसीईआरटी का, तो उसमें 85 दिया गया है, लेकिन 85 तब दिया गया जब ये बुक की छपाई हो रही थी। लेकिन 2024 तक का डेटा है यहाँ पे, जो पाया गया है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या वो 106 है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही आइएगा उसका नाम है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन का पहला सवाल आता है कि खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो ये इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, याद रखिएगा। फिर आता है कि हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है। तो जो हेमेटाइट है ना वो लोहा का यहाँ पे मुख्य अयस्क है, याद रखिएगा। और सोना कभी जब यहाँ पे संकेत पूछ देता है तो याद रखिएगा जो सोना का संकेत होता है वो यही होता है। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या सवाल दिया गया है। तीसरा नंबर सवाल कि रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है। तो जो रोडोनाइट है ना, मतलब जिसका अयस्क वो है मैग्नीज का अयस्क, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है 4था नंबर क्वेश्चन की एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है। ये तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जो एल्युमिनियम प्राप्त होता है ना वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर 5वां नंबर सवाल है कि बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है। तो बायोटाइट जो खनिज का प्रकार है वो अवरक का है, तो आप लोग इसको भी यहाँ पे कर लीजिएगा, बिल्कुल ये राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नहीं, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे अब आता है। तो जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे क्या चैप्टर दिया गया है। इसका जो पीडीएफ है ना, जैसे ही ये कंप्लीट सीरीज कंप्लीट होता है तो इसका पीडीएफ मैं वहां पे अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। तो आप लोग जाके वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, पहला नंबर सवाल कि गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिजों के भंडार मिलते हैं। तो ये जो गोंडवाना का क्षेत्र में है ना, वहां पे कोयला मिलता है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग को तो ये जानकारी होता है कि ये गोंडवाना का क्षेत्र इसको कहाँ पड़ता है ये। तो याद रखिएगा जो गोंडवाना क्षेत्र में जो सम्मिलित राज्य आते हैं वो झारखंड राज्य आते हैं, वेस्ट बंगाल आते हैं और आपका यहाँ पे उड़ीसा राज्य आता है। ये 3 राज्य का क्षेत्र उसमें आता है। फिर दूसरा नंबर सवाल है आपका कि कोयला क्या है, कि कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है। तो पता होगा जो एंथ्रासाइट होता है सबसे उत्तम क्वालिटी का यहाँ पे कोयला माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो सवाल दिया गया है, क्या तीसरा सवाल है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। जो सिंगरौली है ना वो स्थित है मध्य प्रदेश में। और हुंगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा जो हुंगड़ी जन है ये यहाँ पे पेट्रोलियम के लिए ये प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है। तो जो लांबा क्षेत्र है ये पवन ऊर्जा से संबंधित है, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। फिर जो अगला सवाल है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन अगर के आप लोग देख रहे होंगे तो 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पूगा घाटी प्रसिद्ध है। तो जो पूगा घाटी प्रसिद्ध है ना वो यहाँ पे भूताप के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और ये पूगा घाटी एक्चुअल में है कहाँ, तो लद्दाख के दक्षिण में ये मिलेगा आपको। तो ये भी आप लोग याद रखिए, कभी कभी सवाल ये भी पूछ देता है कि पूगा घाटी है कहाँ। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय कृषि। पहला सवाल इसका है कि कृषि कार्य में शामिल है। कृषि कार्य में क्या क्या शामिल है। भूमि का जोतना, बिल्कुल यहाँ पे पशुपालन भी शामिल है, मछली पालन भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल आता है कि भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है। जहाँ पे अत्यधिक दबाव होता है जनसंख्या का वहां पे याद रखिएगा गहन कृषि किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल यहाँ पे ये राइट होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर क्या आइएगा तो दिया गया है
क्या दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि इनमें कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है। तो जो रबी फसल से संबंधित है ना वो गेहूं और मटर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। फिर चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि जूट की फसल मुख्यतः होती है। तो जो ये जूट का फसल बिहार में कहाँ पे होती है, तो जो किशनगंज पूर्णिया वेस्ट बंगाल से सटा जिला है ना वहां पे, इसमें यहाँ पे होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। और पटना का विश्वकुमान भवन का उपलब्ध कराती है। क्या कराती है, तो ये किसानों के लिए खाद वगैरह उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है उद्योग। उद्योग का चैप्टर में जैसे ही आइएगा पहला सवाल वहां पे दिया गया है कि उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है। तो जहां पे उद्योग होगा वहां पे नॉर्मली है कि आर्थिक ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दूसरा सवाल है कि बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है। तो जो बड़े प्रकार के उद्योग होते हैं उसमें 1 करोड़ से अधिक के निवेश से जो मतलब उद्योग स्टार्ट होता है उसको बृहद उद्योग बोला जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फिर आता है नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। तो याद रखिएगा तो जो यहाँ पे दवा उद्योग है ना वो उपभोक्ता उद्योग में आता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है यहाँ पे, क्या सवाल दिया गया है कि 5वां नंबर क्वेश्चन कि इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है। फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग या तांबा प्रगलन उद्योग। तो यहाँ पे जो कृषि आधारित उद्योग है वो आपका यहाँ पे वस्त्र उद्योग है। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर यहाँ पे होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और देख लेते हैं क्या कुछ आपका यहाँ पे इंपोर्टेंट सवाल एमसीक्यूज के रूप में दिया गया है। तीसरा एक कॉम चैप्टर में आइएगा जिसका नाम है लौह इस्पात एवं उद्योग। पहला सवाल आता है कि भद्रावती लौह इस्पात उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो जो ये भद्रावती स्थित है ना वो कर्नाटका में स्थित है, याद रखिएगा। फिर आता है कि जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो जमशेद जी टाटा के द्वारा इसको यहाँ पे 1907 ईस्वी में किया गया था। अगर 10 क्लास का आप अगर के हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां पे मैंने पढ़ाए थे ये इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। फिर आता है अगला सवाल तीसरा नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है कि बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तो जो यहाँ पे बोकारो लाया गया था ना ये 4थी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। याद रखिएगा। जो बोकारो का कभी पूछ लेता है कि स्थापना एग्जैक्ट कब हुआ था, तो यहाँ पे 1966 ईस्वी में इसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में रखा गया था। और इसका जो स्थापना हुआ था इसमें सहयोगी जो था यूएसएसआर था जो कि सोवियत संघ था उस समय के, वर्तमान के रूस था। अगला सवाल आता है कि इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं आता है। दुर्गापुर आता है, बोकारो आता है, भिलाई आता है और जो नहीं आता है वो बर्नपुर यहाँ पे लौह इस्पात उत्पादक केंद्र नहीं आता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल आता है कि सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ये जो सेलम है ना वो तमिलनाडु के एक जिला है। आप लोग याद रखिएगा। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ये राइट होगा। चैप्टर 3 के ख में जैसे ही आइएगा जिसका नाम है वस्त्र उद्योग। पहला सवाल आता है कि टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है। टेक्सटाइल मतलब होता है बुनना और टेक्सटाइल उद्योग मतलब कपड़ा उद्योग होता है। आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि देश में कपड़े की मिल सबसे पहले कहाँ पे लगाई गई थी। तो देश में जो सबसे पहले लगाया गया था ना कपड़े का मिल वो कलकत्ता में लगाया गया था। और 1854 ईस्वी में कहाँ पे लगाया गया था, तो याद रखिएगा वो लगाया गया था आपका, एक सेकेंड, वो लगाया गया था आपका मुंबई में। यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है 4 नंबर क्वेश्चन कि सिल्क प्राप्त होता है। तो सिल्क किससे प्राप्त होता है, वो कोनून से प्राप्त होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ में। नेक्स्ट सवाल में जैसे कि देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है भाई, वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो रॉ मटेरियल है। आखिर रॉ मटेरियल आप लोग कहाँ से लाइएगा, तो वो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे यही आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला चैप्टर में जैसे आइएगा जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। पहला सवाल आता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है। सेल्यूलर फोन तो शामिल ही है, सैटेलाइट तो शामिल ही है। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा ना तो दिया गया अंतर्देशीय पत्र। भाई यहाँ पे
पत्र कहां से आ गया, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, पत्र ये शामिल नहीं है। अगला सवाल आता है कि सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा जा सकता है किसके द्वारा, तो ईमेल के द्वारा भेजा जा सकता है। भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोलते हैं और साइलेंट वैली केरला को बोलते हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फिर आता है चौथा नंबर क्वेश्चन कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत है, क्या है, तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं वह एक प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है, वह एक प्रोग्राम होता है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि 5वां नंबर क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है कुशल मानव संसाधन, बिल्कुल है, कुशल प्रबंधन बिल्कुल है, जल की उपलब्धता ये उतना ही बड़ा कोई जरूरी नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। बाकी आधारभूत संरचना जो है इसके बारे में इसको तो जरूरत ही है। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 का अगर के चैप्टर देखिएगा तो जिसका नाम है परिवहन। तो परिवहन में देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है आपका। पहला सवाल इसमें आता है कि भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है, तो जो सबसे अधिक उपयोग में आता है, भारत का बात हो रहा है, दूसरे देश से भारत का बात नहीं हो रहा है, भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है वो सड़क परिवहन आता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर दूसरा आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दोस्तों एक सड़क परिवहन योजना है, जिसके तहत यहाँ पे 4 जो आपका महानगर है वो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया और चेन्नई हो गया और बेंगलुरु हो गया, इसको आपस में जोड़ने का ये लक्ष्य रखा गया था। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब लाया गया था, मनमोहन सिंह के काल में यहाँ पे 2012 में लाया गया था, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल अगर के आइएगा तो अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है सवाल, एक सेकेंड। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपका कि राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो करता है ना वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है, इसका जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा। फिर चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इससे एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि वर्तमान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो याद रखिएगा जो वर्तमान में है ना NH-27 है, ये हो गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा, NH-7 मत याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल आता है कि सीमा सड़क संगठन क्या है। तो जो सीमा सड़क संगठन है ना वो है आपका कि सीमा पर लोगों की देख रेख करने वाली एक संस्था है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल ये राइट होगा। सीमा पर नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। और ए और बी दो ऑप्शन देखिएगा थोड़ा सा बहुत ही नजदीकी ऑप्शंस दिया गया है। सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था और सीमा पर लोगों की देखरेख करने वाली संस्था नहीं, सीमावर्ती सड़कों पर यहाँ पे देखरेख करने वाली संस्था होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये राइट आंसर होता है। अगला सवाल आता है 5वां नंबर क्वेश्चन। तो अगर 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिएगा पूछा दिया गया आपका कि इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नाम बदल के यहाँ पे भारतीय एयरलाइंस कर दिया गया है, ये यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 आपका है मानव संसाधन। पहला सवाल इससे आता है कि जनगणना की जाती है। तो जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। जो इससे पहले जनगणना हुआ था वो 2011 में हुआ था। जो अगला जनगणना होने वाला था 2021 में होने वाला था, लेकिन वहां पे कोरोना के कारण इसको नहीं कराया जाता है और अभी तक में नहीं हुआ है। देखिए अब कब कराया जाता है। अगला सवाल आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या दूसरा नंबर सवाल है, जैसे कि देख सकते होंगे आप स्क्रीन पे कि मानव एक संसाधन है क्योंकि आवश्यकता पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणत करता है, बिल्कुल सही है। मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य संसाधनों को उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी ये राइट होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल में जैसे ही आइएगा ना तो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है। जो सबसे ज्यादा भारतीय राज्य है जो जनसंख्या वाला वो उत्तर प्रदेश से पहला आता है। दूसरा जो स्थान है वो यहाँ पे महाराष्ट्र का आता है और जो तीसरा स्थान है ना वो बिहार का आता है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 राज्य आप लोग याद रखिएगा। ये जो दिया गया है 2011 के सेंसस के अनुसार दिया गया है। फिर आता है चौथा नंबर क्वेश्चन कि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में है। जो विश्व में अगर ये बुक के अनुसार देखिएगा ना तो जो बुक में दिया गया है वो दूसरा स्थान है, लेकिन वर्तमान में देखिएगा आप तो यहाँ पे पहला स्थान पर चीन को ही पीछे छोड़ते हुए भारत यहाँ पे आगे हो गया है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अगर के यहाँ पे आपको
सवाल में इस तरीका से लिख दे कि जनगणना 2011 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है, तो वहां पे चाइना हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर के 2024 में बोल दे कि 2024 में दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है, तो वहां पे भारत हो जाएगा। ये दोनों आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 5वां जो क्वेश्चन दिया गया है कि पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है, क्यों होती है? क्योंकि वहां पर रहना थोड़ा सा ना मुश्किल होता है, टफ होता है, कोई भी सामान जल्दी मिलता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अगला जो चैप्टर निकल के सामने आता है जिसका नाम है एशिया महादेश। पहला सवाल है कि एशिया के पूर्व में क्या है? यूरोप है, हिंद महासागर है, लाल सागर है? नहीं, वहां पे जो पूर्व में देखिएगा एशिया के मैप में अगर के, तो यहाँ पे प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा। संसार की छत्र किसे बोलते हैं? जो संसार का छत्र उसको पामीर के पठार को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। फिर आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि एशिया के दक्षिण भाग की जलवायु है, तो जो एशिया के दक्षिण भाग की जलवायु है ना, वो उष्ण जलवायु है, बहुत ही गर्म जलवायु है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में यहाँ पे अगर के आप लोग देखिएगा तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि मुस्लिम आबादी वाला सबसे ज्यादा मतलब आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो जो दो देश है ना, वो यहाँ पे इंडोनेशिया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन है कि हांगो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई, किस देश की ये मतलब हांगो नदी घाटी सभ्यता है? तो याद रखिए वो चाइना की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अगला चैप्टर की तरफ में बढ़ते हैं। अगला चैप्टर में आइएगा तो जिसका नाम है भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। पहला सवाल है इस चैप्टर का कि किस आरेख का दूसरा नाम चक्र आरेख है? तो वो वृत्तीय आलेख का नाम है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि आरेखों का चयन किस बात पर निर्भर करता है? आंकड़ों की प्रकृति पर, आंकड़ों के गणितीय स्वरूप पर, आंकड़ों की लंबाई पर। तो यहाँ पे जो उसका निर्भर करता है उपयुक्त में से सभी पर, तो बिल्कुल ये डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कि वक्र रेखा द्वारा दिखाया गया आरेख कैसा होता है? तो जो वक्र रेखा द्वारा दिखाया गया आरेख होता है ना, वो रेखीय आरेख होता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है चौथा नंबर क्वेश्चन कि एक्स वाई अक्ष के अंतर्गत वाई अक्ष पर किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाया जाता है? तो वहां पर जो दिखाया जाता है वो निर्भर करने वाले आंकड़ों को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। फिर 5वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वृत्त की कुल मान कितना होता है? तो ये तो मैथ का सवाल डाल दिया यहाँ पे, वो 360 डिग्री होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जैसे आइएगा जिसका नाम है सड़क सुरक्षा उपाय। इसमें एग्जाम से खैर ये पर्पस नहीं है कि मतलब एग्जाम के दृष्टि से सवाल बन पाए, लेकिन आप लोग अवेयरनेस के लिए देख लीजिए। सड़क दुर्घटना में घायलों की मृत्यु का मुख्य जो कारण क्या होता है? वो जो होता है ना, श्वसन वायु मार्ग का अवरुद्ध हो जाना, जो मतलब जिससे हम सांस लेते हैं वहां पे कुछ ऑब्स्टेकल आ जाता है, उससे हम सांस नहीं ले पाते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा मृत्यु इसी से होता है। अगला सवाल आता है कि 50 सीसी क्षमता वाले वाहन हेतु वांछित उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? यानी कि बोल रहा है कि जो 50 सीसी का बाइक होता है ना, उसको चलाने के लिए कम से कम कितना उम्र चाहिए? तो याद रखिएगा जो 50 सीसी का बाइक चलाने के लिए उम्र चाहिए वो 16 साल चाहिए। और रियलिटी में देखिएगा ना, ये 16 साल के जो छोकड़वन है ना, यानी कि 350 सीसी का बाइक चाहिए कि एकदम हुड़ैले चले। तो देख लीजिए कि कितना डिफरेंट हो रहा है। सबसे ज्यादा दुर्घटना कारण यही है। यहाँ पे जो नियम बनाया गया है कि 50 सीसी का भाई गाड़ी है, तो तुमको 16 साल की उम्र लगभग में है, तो तुम 16, 17, 18 साल में इसी को चलाना है। अरे खूब से खूब चलाओ तो 125 सीसी वाला चलाओ, तो नहीं, इन लोग को चाहिए यहाँ पर 350 सीसी वाला, और जाके यही वायु मार्ग में श्वसन में अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा दिया गया है, क्या दिया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस किस कार्यालय से प्राप्त किया जाता है? तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो परिवहन कार्यालय से प्राप्त होगा। और कहां से होगा?
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और सड़क दुर्घटना के पीड़ितों हेतु बिहार में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का कितना नंबर डायल करना चाहिए, तो ये तो आप लोग ही बता दीजिएगा कितना नंबर डायल करना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताया कीजिए, और वीडियो को तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए। आप लोग में से बहुत सारे लोग जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ये गलत बात है। अगर कि आपने लास्ट तक कम से कम देखा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, अपने पास दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।